नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसआ क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीए द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम वर्ष पत्र समसामयिक भारतीय शिक्षा के इकाई 2 में हम अध्ययन कर रहे थे अभी सर्व शिक्षा अभियान, और इसी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाएं। यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन्हीं का आज हम अध्ययन करेंगे इस क्लास में। तो साथियों, जितने भी नए दर्शक हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे क्लास का टाइम है सुबह 8 बजे, प्रतिदिन आपको 8 बजे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्या था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो सबसे पहले हम योजना देखेंगे, क्योंकि इधर उधर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम मुख्य मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि समय का अभाव होता है आपके पास भी हमारे पास भी। तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाएं में पहली योजना है शिक्षा गारंटी योजना। ठीक, शिक्षा गारंटी योजना, इसको हम बोलते हैं EGS। ठीक, यानी एजुकेशनल गारंटी स्कीम। ठीक है, तो EGS क्या था इसको समझेंगे हम। सबसे पहले लिखवा दिया हूँ ताकि अपनी कॉपी पे लिख सकें, अपने स्वयं के नोट्स बना सकें और किसी से नोट्स मांगने की आवश्यकता न हो। आप अगर विद्यालय नहीं जाते हैं तो इसकी आपको कमी न एहसास हो पाए कि हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो हम अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। आपको विद्यालय का पूरा आनंद मिलेगा यहाँ पे, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए देखेंगे हम। अंग्रेजी में इसे एजुकेशन गारंटी स्कीम कहते हैं। अप्रैल 2001 में EGS को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया, यानी कि एजुकेशन गारंटी स्कीम को सर्व शिक्षा अभियान के साथ अप्रैल 2001 में इसको जोड़ दिया गया। इसमें दूर दराज के कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में अगर 23 बच्चे हैं तो वहाँ पर इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। यानी कि इस योजना के अंतर्गत क्या किए गए, शिक्षा गारंटी केंद्र खोले जा रहे हैं। अगर कहीं दूर दराज पर्वतीय पहाड़ी एरिया में अगर 23 बच्चे पढ़ने वाले अगर वहाँ पे मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे EGS की स्थापना की जा रही है। यानी कि वहाँ पे एक केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक, और एक केंद्र बना करके अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा वहाँ पे शिक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी को बोलते हैं एजुकेशन गारंटी स्कीम। तथा RTE 2009 के अनुसार उन्हें बाद में प्राथमिक विद्यालयों में बदला जाएगा। चूँकि RTE वाले उन्होंने को बताया है कि शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बालक बालिका को होना चाहिए। तो चूँकि जब वहाँ 23 बच्चे मिल जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर धीरे धीरे और भी अगर बच्चे मिलते हैं संख्या में, अगर 50-60 बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात भी की जा सकती है आगे। ठीक है, ये भविष्य की बात है कि वहाँ बच्चे की संख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोला जा सकता है। ठीक, तो यह है एजुकेशनल गारंटी स्कीम। तो इसको अप्रैल 2001 में मिला लिया गया सर्व शिक्षा अभियान में। दूसरी देखेंगे हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप अच्छे जानते हैं कि यह प्राथमिक विद्यालयों को मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत चाक, डस्टर, मानचित्र, ये जो शिक्षक सहायक सामग्री हैं, ठीक है, TLM, ये सब प्रदान किया गया विद्यालयों को। तो देखेंगे यहाँ पे हम इस योजना के तहत क्या किया गया, देखेंगे। यह योजना शिक्षा में अवरोधन रोकने तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ध्यान देंगे किन किन चीज़ों के लिए। पहला काम है अवरोधन को रोकने के लिए। अवरोधन मतलब कि बालक जो है बीच में क्लास छोड़ के न चला जाए, वह पूरी कक्षा को समाप्त करे। ठीक, तो अवरोधन रोकने के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। हमने कहा आपको कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए और अवरोधन को रोकने के लिए, उसमें कमी करने के लिए यह केंद्र सरकार के द्वारा 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 1986 में। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ, इस योजना के अंतर्गत हमने जो बताया वही ये चीज़ लिखा हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में एक बरामदा, ठीक, एक बरामदा होगा, बड़ा हॉल होगा जिसमें बैठक की जा सकती है, सभा बुलाई जा सकती है और वहाँ पे कोई कार्यक्रम भी किया जा सकता है। एक बरामदा होगा, उसके बाद 2 बड़े कमरे होंगे। ठीक है, और 2 बड़े कमरे के बाद क्या हो, 2 बड़े कमरे हवादार होने चाहिए। इसमें खिड़की भी लगी होगी। ठीक है, खिड़की होगी, रोशनदान होगा ताकि हवा आती जाती रहे। ठीक, तो 2 बड़े कमरे, एक बरामदा होना चाहिए
और शिक्षक शिक्षिकाओं की बात करें तो कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। कितने शिक्षक होने चाहिए? कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। लेकिन अगर इसमें एक शिक्षिका अगर हो जाए, अगर इसमें एक लंबे लंबे बाल होते हैं महिलाओं के, बना देता हूँ, ठीक है, अगर इसमें एक शिक्षिका हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक, तो लिखा है कम से कम 2 शिक्षक हों एवं अगर हो सके तो एक महिला अध्यापिका हों। इन सभी के साथ TLM की व्यवस्था हो। TLM मतलब होता है टीचिंग, ले लेता हूँ TECHING, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक, शिक्षण अधिगम सामग्री की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि मानचित्र के द्वारा। देखिए TLM जो होता है, आप जब BA थर्ड सेमेस्टर में, भी आपका तो हुआ नहीं है वाइवा, लेकिन जब BA थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो उस समय आप जब क्लास को पढ़ाएंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग किए होंगे, तो उसमें जब आप पढ़ाए होंगे तो आप देखे होंगे कि आप ले जाते हैं, एक नक्शा बना करके ले जाते हैं। ठीक, या फिर कोई पोस्टर लेकर जाते हैं या ग्लोब हाथ में लेकर जाते हैं। तो ये सब क्या है? यही सब TLM के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको शिक्षण कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। अगर मुगल वंशावली आप पढ़ा रहे हैं, चार्ट बना करके ले गए हैं, ठीक है, कि अकबर के बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो आपको पढ़ाने में आसानी होती है। आपको लिखवाना नहीं पड़ता, पहले से लिखा होता है, उसको सन लिखा होता है, अच्छे से आप लिख करके लाते हैं। ठीक, तो यही होता है आपका TLM। तो कह रहा है कि TLM की व्यवस्था हो। 2003 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। 2003 में भी इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिला लिया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जा रहा है। ठीक, आगे देखेंगे हम। तीसरा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया। ठीक है, यह कार्यक्रम शैक्षिक रूप से जो पिछड़े जिले हैं उनमें चलाया जा रहा है और इसको भी 2009 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया या सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। जो भी जिले पिछड़े हैं, चाहे पर अभी भी शिक्षा का अभाव है, जैसे कि पूर्वांचल में हमारा जिला आता है चंदौली जिला। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि ये अभी भी पिछड़े क्षेत्र में आता है कि यह अभी भी नक्सली है। ठीक, और अभी भी लोगों के मन में भ्रांतियाँ बनी रहती हैं कि यह नक्सली क्षेत्र है, हालांकि वैसा है नहीं। देखिए अभी भी धारणाएँ हैं और इसको पिछड़े जिले में गिना जाता है, पूर्वांचल का एरिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तरह पिछड़े जिले जो हैं शैक्षिक रूप से, जहाँ शिक्षा का भी गिरा हुआ स्तर है, वहाँ पर इस अभियान को चलाया गया, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिले स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम बृहद रूप से चलाया गया 1994 में। इसके बाद हम देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अच्छे से देख लीजिएगा वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं आपको हम मोटे तौर पे कि केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2004 में की थी। देखिए तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, आप परीक्षा में जाएंगे लिख करके सब आएंगे, लेकिन उसमें अगर डेट नहीं डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2004 में की थी और किस लिए की थी? स्त्री शिक्षा के विकास के लिए की थी। ठीक, स्त्रियों की शिक्षा के विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान में मिला लिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम, यह हो गया चौथा। पांचवा है मिड डे मील यानी MDM, इसको बोलते हैं मध्याह्न भोजन योजना हिंदी में। ठीक, मध्याह्न का मतलब ये कि दोपहर जो भोजन दोपहरिया में मिले उसे बोलते हैं मध्याह्न भोजन योजना। हालांकि हम तो इस योजना से अभी तक वंचित हैं, क्योंकि प्राइमरी पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला और हो सकता है कि आगे अध्यापक अगर बन जाए प्राथमिक के तो यह भोजन चखने का आनंद मिलेगा मुझे भी। ठीक है, तो मिड डे मील इसमें देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। मिड डे मील के बारे में हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं मुझे। ठीक, तो यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी और 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मिला लिया गया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा समझाने वाली चीज़ है नहीं कि मैं आपको अलग से कुछ अलग से समझाऊँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे भी 2 योजनाएँ हैं मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं किनारे हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। हो गया होगा, इरेज कर देते हैं। देखिए अब हम देखेंगे आगे, छठवां है महिला समाख्या योजना। महिला समाख्या योजना के बारे में भी पीछे बताया जा चुका है, अगर नहीं देखे होंगे आप क्लास तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
में स्त्री शिक्षा की बात की गई थी कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिले और उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1989 में महिला समाख्या योजना का आरंभ किया गया। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ मोटे तौर पे कि महिलाएं अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम पे जोर दिया गया। आगे देखेंगे हम जनशाला कार्यक्रम। जनशाला कार्यक्रम, जनशाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी लोगों की क्या, लोगों की शाला। ठीक, जन मतलब लोगों की, और जैसे होता है पाठशाला। ठीक, यानी पढ़ने की जगह, उस तरह लोगों की एक जगह इकट्ठा हो करके पढ़ने की जगह को हम जनशाला कहेंगे, कह सकते हैं, क्योंकि जनशाला की पाठशाला है। ठीक है, तो जब लोग एक जगह इकट्ठा हुए, एक जगह उनको इकट्ठा करके जिन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया उन्हीं को बोलते हैं जनशाला कार्यक्रम। तो यह क्या किया गया, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में इस कार्यक्रम ने अपनी विशेष भूमिका अदा की। यानी कि प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण का लक्ष्य था, उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा सभी लोगों तक पहुंच पाए, तो उसमें इस कार्यक्रम जनशाला कार्यक्रम ने बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाई। और कैसे निभाई इसको हम समझेंगे आगे। यह कैसे आरंभ हुआ, तो यह आरंभ भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों, समझेंगे बात को, कि यह भारत सरकार के अकेले की बस की बात नहीं थी। इसमें दो लोगों ने साथ दिया इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। पहला है हमारा भारत सरकार और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण। संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण का तात्पर्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे कौन कौन से अंग हैं, पहला है UNDP, दूसरा है यूनिसेफ और तीसरा यूनेस्को। इसके फुल फॉर्म में हम जान लेते हैं UNDP, ठीक, उसके बाद है यूनिसेफ, UNICEF, और है यूनेस्को, UNESCO। अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, और दूसरा है यूनिसेफ, तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसके बाद है I फॉर होगा इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रेन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, और यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये इनके फुल फॉर्म हैं। तो इन्हीं के सहयोग से इन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया धरातलीय स्तर पे। ये दिखाई दिए कार्यक्रम जनशाला कार्यक्रम। तो जनशाला कार्यक्रम में था क्या, इसका क्या उद्देश्य था, इसको देखते हैं हम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को मजबूत व प्रभावशाली बनाना है, कि प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो सके। ठीक, यानी बालक की नींव मजबूत होगी, तभी हमने बताया कि वह आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकेगा और देश का विकास कर सकेगा, देश शिक्षित हो सकेगा। तो कह रहा है कि यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को मजबूत व प्रभावशाली बनाना है। समाज के कमजोर वर्ग के लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े लोगों की शिक्षा पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया। तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। तो इस तरह से आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और मैंने आपको बताया कि सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न कई सारी योजनाएं कौन कौन सी हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा किनारे हट जाता हूँ। इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, तो इसी साथ ले लीजिए सबसे पहले। चलिए ठीक है, तो अब मैं रितेश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।